ल्हासा की ओर एक यात्रा वृत्तांत विधा में लिखा गया है, जिसको लेखक राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है, और इस पाठ में उन्होंने तिब्बत की यात्रा का वर्णन किया है जो उन्होंने सन 1929-30 में की थी, और उस समय भारतीयों का तिब्बत जाना वर्जित था। इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखारी के वेश में की। सन 1929-30 के समय तिब्बत समाज में किसी भी प्रकार की बुराइयां नहीं थीं। पर्दा प्रथा, छुआछूत, जाति पाति का भेदभाव, इन सब कुरीतियों से मुक्त तिब्बती समाज था। वहाँ किसी अपरिचित को भी लोग अपनत्व की भावना से देखते थे और सदैव उनकी सहायता हेतु तैयार रहते थे। सुमति एक मंगोल भिक्षु था और वह एक व्यवहार कुशल व्यक्ति था। उसे जितनी जल्दी क्रोध आता था उतनी ही जल्दी उसका क्रोध शांत हो जाता था। सुमति की तिब्बत में अच्छी जान पहचान थी, उसके बहुत सारे यजमान थे और उनकी इसी व्यवहार कुशलता के कारण लेखक को अपनी यात्रा के दौरान रुकने के लिए अच्छा स्थान मिल जाता है, जबकि वो एक भिखारी के वेश में थे। दोबारा 5 साल बाद फिर जब वो तिब्बत की यात्रा में आते हैं तो एक भद्र व्यक्ति के वेश में आते हैं और घोड़े पर सवार होकर आते हैं। इसके बावजूद उन्हें तिब्बत में रहने के लिए अच्छा स्थान नहीं मिलता है। लेखक ने इस पाठ में सबसे पहले जिस स्थान का जिक्र किया है वो है डाणाथोंगला। कहा जा सकता है कि डाणे तिब्बत में सबसे खतरनाक जगहें थीं, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 16-17 हज़ार फीट ऊंची थी, और यहाँ पर डाकू सबसे अधिक होते थे क्योंकि ये डाकुओं के छिपने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान था। वहाँ कोई आबादी नहीं थी, निर्जन स्थान था, चारों तरफ पहाड़ियाँ थीं और नदियाँ थीं, जिसकी वजह से डाकू अगर कुछ करते थे तो वहाँ कोई भी सबूत या गवाह नहीं मिलता था। और उस समय तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था, इसलिए डाकू पहले यात्रियों को मार देते थे जान से और उसके बाद उनकी तलाशी लेते थे कि उसके पास कुछ है या नहीं है। शेकर विहार। डाणाथोंगला पार करने के बाद लेखक तिंगरी के विशाल मैदान में पहुंचते हैं, और तिंगरी में जो सबसे ऊंचा स्थान था, सबसे ऊंची पहाड़ी थी, उसका नाम था तिंगरी समाधि गिरी। तिंगरी का विशाल मैदान ऐसा लगता है जैसे वो पहाड़ों से घिरा एक टापू है। चारों तरफ उसके छोटी छोटी पहाड़ियाँ थीं। वहाँ से फिर वो शेकर विहार की तरफ जाते हैं। शेकर विहार में जागीरदारी प्रथा का प्रचलन है, जहाँ पर ज़मीनों का छोटा बड़ा हिस्सा जागीरों में बांट दिया जाता था और जागीर उसमें खेती कराते थे, और जागीरों का बहुत सा हिस्सा मठों के हाथ में होता था। जागीरदार खेती कराने के लिए मजदूर लेते थे और मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते थे, मतलब उन्हें पारिश्रमिक नहीं देना पड़ता था। खेती के सारे काम की देखरेख कोई ना कोई बौद्ध भिक्षु करता था, और उस बौद्ध भिक्षु को बहुत ही सम्मान से लोग देखते थे, मतलब वो उनके लिए किसी राजा से कम नहीं होता था। तो अपने पूरे पाठ में लेखक ने जिन प्रमुख स्थानों का वर्णन किया है उसमें है डाणाथोंगला, तिंगरी का विशाल मैदान और शेकर विहार। कहा जा सकता है कि ल्हासा का जो समाज था, तिब्बत का जो समाज था, वहाँ पर कुछ अच्छाइयाँ थीं और कुछ बुराइयाँ भी थीं। अच्छाइयाँ ये थी कि वहाँ किसी भी तरह की सामाजिक कुरीतियाँ प्रचलित नहीं थी। बुराइयाँ भी कुछ थीं, जैसे वहाँ पर हथियार का कानून नहीं था, डाकुओं का भय बना रहता था। तो इस तरह से इस पाठ में लेखक ने ल्हासा का वर्णन किया है। आशा करती हूँ कि आपको इस पीपीटी से काफ़ी मदद मिली होगी। धन्यवाद।